हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अधिगम के बारे में। इसका हम डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, नेचर के बारे में देखेंगे और साथ में इसका जानेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने, हम आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में बताएँगे। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट करता है। आप देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर में, क्योंकि लर्निंग एंड टीचिंग इसका कोर्स का नाम ही है, तो यहाँ पे लर्निंग के बारे में पूछेगा ही। अगर आपको क्वेश्चन में लर्निंग का कहीं भी वर्ड दी जाता है तो आप लर्निंग का पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा और साथ में डेफिनेशन भी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या सब लिखा हुआ है इसमें। तो अधिगम उसको बोलते हैं हिंदी में। तो अधिगम क्या है? अधिगम को सामान्य बोलचाल की भाषा में सीखना कहते हैं। आप सभी को मालूम ही होगा, लर्निंग मतलब सीखना, लेकिन उसका एक डिफाइंड शब्द होता है, उसको हम अधिगम बोलते हैं। और आप सभी को भी अधिगम यूज़ करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अधिगम और सीखना में क्या होता है देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है अधिगम को सामान्य बोलचाल की भाषा में सीखना कहते हैं। हम जानते हैं कि सीखना किसी भी मनुष्य एवं कोई भी प्राणी की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद यहाँ पे मनुष्य जन्म लेते हुए भी सीखना प्रारंभ कर देता है। तो जन्मजात प्रवृत्ति से आप क्या समझते हो? जन्मजात यानी कि मनुष्य जो है जन्म से पहले भी सीखना शुरू कर देता है, और जन्म के बाद से तो मतलब जब तक वो अंतिम रूप जब मृत्यु नहीं हो जाता जब तक, तब तक कोई भी मनुष्य सीखता रहता है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जन्मजात प्रवृत्ति है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत काल में वीर अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीख लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जन्मजात प्रवृत्ति क्या होता है कि जो मनुष्य होता है जन्म से पहले ही सीख लेता है, और जब तक उसका मृत्यु नहीं होता तब तक वो फ्रेंड सीखता ही रहता है। और उसका यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं आप। महाभारत काल में वीर अभिमन्यु ने क्या किया था? माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीख लिया था, यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके बाद लिखा वर्तमान समय में अधिगम का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से हो रहा है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है फ्रेंड्स? अधिगम का विज्ञान है। क्योंकि आप सभी को मालूम ही होगा, बिना सीखने या बिना सीखे हुए चीज़ से आप कोई भी विज्ञान का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम का विज्ञान है। और उसके बाद अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तथा किसी भी शिक्षा प्रणाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक मनुष्य कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है और मनुष्य इसी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से अपने वातावरण में सीखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों का शब्द इस्तेमाल किया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मनुष्य है वो जब पैदा होता तो उसमें कुछ दुख, कुछ सुख, कुछ भूख, कुछ प्यास, इस तरह का उसमें मूल प्रवृत्ति होता है और उसके साथ जन्म लेता है। और उसके बाद जो है पैदा होने के बाद अपने वातावरण में सीखने का प्रयास करता हो। उसके बाद लिखा है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं और मीनिंग समझ लेते हैं। उस इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन आपको इस तरह से फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स दिया जाता है। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या लिखा है। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। आप सभी को मालूम ही होगा कि अधिगम क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। जैसे एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से उसका हाथ जल जाता है, उसके बाद वह बालक जलती हुई मोमबत्ती को नहीं छुएगा, क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि वह बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है कि मोमबत्ती की लौ छूने से हाथ जल जाएगा। तो क्यों नहीं छुएगा फ्रेंड? अब उसको मालूम हो गया है कि अब अगर वो छुएगा तो उसका हाथ जल जाता है, जिसके कारण अब आप देखेंगे कि उसका व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर देखेंगे अर्थात वह बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सीख लिया। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या पशु किसी भी चीज़ को सीखता है और अपनी क्षमता के अनुसार सही समय पर उसका उपयोग कर लेता है, अधिगम कहलाता है। कोई भी जीव है, पशु है या आप ही हो इंसान, जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो
और अपनी क्षमता अनुसार कभी उसका उपयोग करने का समय आता है और आप उसका उपयोग कर लेते हो तो वही सही मायने में अधिगम कहलाता है। उसके बाद देखेंगे आगे लिखा हुआ, विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर अधिगम की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ था, उनके टाइटल पे नाम दिया गया क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो उन्होंने क्या कहा है, आदत यानी कि हैबिट, अब अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, और ज्ञान यानी कि नॉलेज को अर्जित करना ही अधिगम है। उसके बाद गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहा गया है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि आप अच्छे हो और आपका दोस्त जो है बुरा है, तो अगर आप अपने दोस्त को अच्छे अच्छे बात बोलते हो या कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो तो आपका दोस्त भी क्या है, कहीं ना कहीं अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो इससे आप सोच सकते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन। उसके बाद है वुडवर्थ के अनुसार नवीन, तो ये क्या कहते हैं, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। यानी कि आप कोई भी नया ज्ञान सीखते हो, नया प्रतिक्रियाएं सीखते हैं, तो उसका जो अर्जन यानी कि उसको प्राप्त कर लेते हो तो वह क्या अधिगम कहलाता है। उसके बाद है स्किनर के अनुसार। तो स्किनर के अनुसार देखिए क्या, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था वो मोमबत्ती वाला, तो यही है फ्रेंड्स। उसके बाद है गेट्स के अनुसार। तो गेट्स के अनुसार हम देखेंगे क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी आप भी बीएड कोर्स कर रहे हो तो ट्रेनिंग ये होता है, ये जिसको हम प्रशिक्षण बोलते हैं, और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। जैसे कि आपके पास कुछ अनुभव होता है, उसके बाद आप प्रशिक्षण करते हो, किसी भी चीज़ का ट्रेनिंग लेते हो, तो उसके बाद आपका कहीं ना कहीं व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी को यहाँ पे अधिगम माना गया है। उसके बाद हम देखेंगे काल्विन के अनुसार। काल्विन के अनुसार क्या है फ्रेंड, पहले से जो कुछ सीखा है और कुछ अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव में परिवर्तन होना अधिगम कहलाता है। जो आपने पहले से कुछ भी सीखा हुआ है और आपका जो अनुभव में बदलाव हुआ है या परिवर्तन हुआ है, उसको अधिगम यहाँ पे माना गया है। उसका लेविन के अनुसार अधिगम वातावरण का संगठन है। तो सिंपल सा है फ्रेंड यहाँ पे। उसके बाद हम जानेंगे नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति क्या है। हम जानते हैं कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक तथा मानव विकास का प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में संचालित एवं पूर्ण होती है। उसके बाद है यहाँ पे अधिगम की निम्न प्रकृति होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। आपको पता ही होगा निरंतर विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। उसके बाद सेकंड है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। उसके बाद अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद अधिगम सर्वव्यापी है। उसके बाद है अधिगम की प्रकृति रचनात्मक होती है। उसके बाद लिखा हुआ अधिगम अनुकूलन की घटना है। उसके बाद अधिगम खोज है। अधिगम एक क्रियाशील या क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम अमूर्त होता है। अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हम जानते हैं कि अधिगम द्वारा व्यक्ति का निरंतर विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिगम के माध्यम से ही अपने भविष्य के विकास के लिए नए लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिगम विकास की प्रक्रिया कैसे, आप अपना कोई भी चीज़ का तैयारी करते हो, अपना लक्ष्य बनाते हो, तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करना होता है और जो आप करते भी हो। तो यही बोला गया है इसमें, किसी हम कोई भी जो आपका आप प्रयास करते हो तो वो भी एक विकास का प्रक्रिया है। आपका जो लक्ष्य तय कर लोगे तभी तो आपका विकास होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है अगर आप कोई भी अधिगम करते हो लगातार और लक्ष्य बना के, तो आपका विकास होता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। तो आइए देखिए क्या लिखा है इसमें। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को सीखने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो आप मानते होंगे फ्रेंड, कोई भी आप सीख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो छोटा या चाहे बड़ा उद्देश्य तो होगा ही, तथा बिना उद्देश्य के अधिगम अप्रभावशील होता है। जैसे कि आप बीएड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य कि आप टीचर बनोगे, तो इसी प्रकार से इसमें भी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अधिगम मानसिक एवं विवेकपूर्ण क्रिया है।
हम जानते हैं कि विवेक या बुद्धि कोई कार्य को शीघ्रता और सरलता से सीखने की कुंजी है। अतः बिना बुद्धि या विवेक के अधिगम की प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से नहीं चलती। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है अधिगम जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहीं पे थोड़ा बहुत बात का है फ्रेंड्स, को रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य से कोई चीज़ सीखने का गुण जन्म से मृत्यु तक चलता है, यानी वह व्यक्ति अपने जीवन की कोई भी अवस्था में कुछ भी सीख सकता है। आपको पता ही होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब चलता रहता है। और कोई भी व्यक्ति जो है अपना पूर्ण अवस्था में कोई भी चीज़ सीख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यह चीज़ वो पहले सीख जाए चाहे लेट सीख जाए, कभी भी वो सीख सकता है। उम्र के हिसाब से सीखना ज़रूरी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप सीखने की प्रक्रिया है वो उम्र से मृत्यु तक चलता ही रहता है, इसमें बताया गया है। उसके बाद अधिगम सर्वव्यापी है। तो अधिगम की प्रक्रिया सर्वव्यापी होती है क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार के प्रत्येक मनुष्य में सीखने या अधिगम का गुण विद्यमान होता है। कोई भी प्राणी किसी भी समय किसी स्थान पर अधिगम की प्रक्रिया अवश्य कर लेता है। तो अधिगम के लिए फ्रेंड्स कोई भी आपका जगह निश्चित नहीं होता। आप किसी भी जगह पे हो, कोई भी स्थान पे हो, कहीं पे भी आप सीख सकते हैं। इसका उदाहरण आप खुद ही देखे होंगे फ्रेंड्स। आप ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल ही में सीखे, आप कहीं पे भी हो, घर में हो, पार्क में हो, प्लेग्राउंड में हो, आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में लिखा अधिगम की प्रकृति रचनात्मक होती है। तो देखिए हम जानते हैं कि मानव में रचनात्मक या सृजनात्मक शक्ति पाई जाती है और यही रचनात्मक शक्ति के द्वारा मानव स्वयं क्रिया करके अधिगम या सीखता है। जब तक आपका फ्रेंड्स इंटरेस्ट नहीं होगा कोई भी चीज़ में तो आप कैसे सीखोगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है आपका रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति मानव में पाई जाती है और इसी के द्वारा जो है अधिगम प्राप्त कर लेता है या सीख लेता है। इसके बाद लिखा है अधिगम अनुकूलन की घटना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अधिगम वातावरण के साथ अनुकूलन है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हम जानते हैं कि अधिगम के तीन मुख्य अंग हैं। तो कौन कौन से तीन अंग है फ्रेंड्स? शिक्षार्थी, शिक्षक और अधिगम परिस्थितियाँ। यानी कि आपका अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए सीखने लायक। उसके बाद है यानी जो बालक अधिगम परिस्थितियाँ में जितना जल्दी अनुकूलन कर लेगा वह उतनी ही जल्दी उस क्रिया को सीख लेगा। अतः हम सब कह सकते हैं कि अधिगम अनुकूलन की घटना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम खोज है। तो कैसे खोज है ये देखिए। अधिगम कोई भी सीखने वाले व्यक्ति के लिए सीखने की परिस्थितियों की खोज करता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को संपादित करने के लिए तो वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है तब जाकर उस कार्य को संपादित करता है। तो अधिगम किस तरह से खोज है फ्रेंड्स? जैसे कि मान लीजिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उसका खोज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आप किसी भी संपादित करने के लिए उस व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयास करता है। मतलब अगर आपको किसी भी कार्य को संपादित करना होता तो आप उसमें बहुत निरंतर प्रयास करते रहते हो, तब जाके आपका जो है कार्य सही तरह से संपादित होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट में अधिगम एक क्रियाशील या क्रियात्मक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि हम बिना क्रिया के अधिगम नहीं कर सकते हैं। हमें कोई चीज़ को सीखने या अधिगम करने के लिए क्रियाशील होना आवश्यक है। जैसे कोई बालक अपने पास किताब रख ले और वह सोचता रहे कि उसे पूरा किताब याद हो जाए बिना पढ़े हुए ही, जो असंभव है। अतः अधिगम करने के लिए व्यक्ति क्रिया अपने लक्ष्य, आवश्यकता, योग्यता के अनुसार करता है। तो इसमें फ्रेंड्स साफ साफ बोला गया अगर आप क्रियाशीलता है आपके अंदर तो आप कोई भी चीज़ को आसानी से सीख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। आप पूरा बिना पढ़े तो पूरा बुक याद नहीं कर सकते। आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, आवश्यकता होना चाहिए, तभी आप कोई भी चीज़ को क्रियाशीलता द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या सीख सकते हैं। उसके बाद अधिगम अमूर्त होता है। अमूर्त फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है। हम जानते हैं कि अमूर्त का अर्थ होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, यानी कि इनविजिबल। उसके बाद है यहाँ पे अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि व्यक्ति
व्यक्ति के व्यवहारों में हुए परिवर्तनों से उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आप सभी को मालूम ही हो गया होगा फ्रेंड्स, इसको हम देख नहीं सकते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति में व्यवहारों में परिवर्तन होता रहता है, जिसके बारे में हम पता लगाया जा सकता है। उसके बाद है अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। तो किस तरह से है ये देखिए, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। यानी कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं है, वह बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, कल्पना, तर्क, चिंतन आदि में दो किसी व्यक्ति से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति को सीखने की गति अलग अलग होती है, अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। उसके बाद है यहाँ पे टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, हम जानते हैं कि आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जनक रॉबर्ट गेने को माना जाता है और फ्रेंड्स इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पे टोटल 8 टाइप्स बनाए गए थे और उन्हीं को हम यहाँ पे चर्चा भी करते हैं। तो देखिए लिखा, रॉबर्ट गेने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें उन्होंने अधिगम के प्रकार को सरल से कठिन क्रम में बताए हैं। यानी कि सरल से कठिन क्रम में इन्होंने बता रखा। देखिए किस तरह से, पहला जो पॉइंट है नीचे से ऊपर की तरफ, और नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे सबसे निम्न स्तर यानी कि सबसे छोटा स्तर, और 8वां पॉइंट है सबसे उच्च स्तर। और 1 से लेकर 3 तक जो है मानव पशु दोनों कर सकते हैं। 4 से लेकर 8 तक केवल मानव ही कर सकते हैं। उसके बाद पहला 3 जो है सरल है और चौथे से लेकर 8वां क्या है, कठिन कर्म है, कर्म है। तो आप देख सकते हैं इसमें, बाकी मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, यानी 1 से 3 अधिगम स्तर को मानव एवं पशु दोनों कर सकता है तथा यह अधिगम का सरल कर्म है। 4 से 8 अधिगम स्तर सिर्फ मानव के लिए है, यह सीखने या अधिगम के लिए कठिन कर्म है। उसके बाद आप देख सकते हैं संकेत अधिगम, यानी कि सिग्नल लर्निंग क्या होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप ट्रैफिक में जाते होंगे तो वहाँ पे रेड लाइट दिखाता होगा तो आप स्टॉप हो जाते होंगे, ग्रीन लाइट आता होगा तो आप स्टार्ट कर देते होंगे। तो यही है सिग्नल लर्निंग। इसकी हम पढ़ लेते, इसमें क्या लिखा हुआ है। संकेत अधिगम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पीवी पावलव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। संकेत अधिगम वैसे अधिगम स्तर को कहते हैं जब कोई भी प्राणी संकेतों के द्वारा अधिगम करने लगता है तो उस संकेत अधिगम स्तर कहते हैं। जैसे पावलव ने अपने सिद्धांत में घंटी के बजने से कुत्ता का लार गिरने लगता था, वैसे ही छोटे बालकों को अक्षर ज्ञान में संकेत अधिगम परिस्थिति के उत्पन्न कर अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है। देखिए कैसे अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है बालकों को, जैसे कि क से क्या होता है कबूतर, म से मछली, ऐसे करके आप सीखते होंगे बच्चों में। तो इसी को फ्रेंड संकेत अधिगम कहा जाता है। उसके बाद है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बोलते हैं। तो इसका जो है ये थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर मेथड से संबंधित है। और ये जरूर आपको ये वाला पॉइंट लिखना। और पहला वाला जो था ये अधिगम वो पावलव द्वारा संबंधित है, और सेकंड वाला जो है ट्रायल एंड एरर मेथड थ्योरी से संबंधित है, जिसमें लिखा है जब कोई प्राणी के सामने उद्दीपक रख कर अनुक्रिया करवाई जाती है तो इसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। देखते एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम अपने कमरे में सोए रहते हैं और एकाएक बिजली कट जाती है, तब हम अंधेरे में ही अपने दरवाजे की कुंडी खोल देते हैं। तो कैसा होता है फ्रेंड, किस तरह से आप अपना कुंडी खोल देते हैं लाइट कटने पर भी। कहीं ना कहीं आप फ्रेंड रिपीटेड आप डेली प्रयास करते होंगे, या आपके कहीं ना कहीं डेली नज़र में रहता ही होगा कि इधर स्विच है, इधर गेट है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका जो आप उद्दीपक अनुक्रिया करते हो बार बार, जो आपके नज़र में रहता है। तो आप क्या, अगर लाइट भी कट जाता है तो भी आप वहाँ पे सक्सेसफुल क्रिया कर सकते हो। तो वहीं का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद है श्रृंखला अधिगम विस्तार, यानी कि चेन लर्निंग। जैसे कि नाम से यहाँ पे चेन आ रहा है, आप देख सकते हैं। यह अधिगम स्तर रॉबर्ट गेने द्वारा वर्णित अधिगम का तीसरा प्रकार है। श्रृंखला अधिगम स्तर को एडविन रे गुथरी ने दिया। और यहाँ पे तीसरा आप देख सकते हैं, इसको एडविन रे गुथरी ने दे रखा है। और इस अधिगम स्तर में कोई भी विषय वस्तु की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जैसे कि देख सकते हैं आप कि कोई भी गिनती है,
उसको एक ऑर्डर में बोला जाता है, 1 2 3 4 5 क्रम में होना चाहिए। श्रृंखला अधिगम दो प्रकार का होता है। पहला होता है शाब्दिक श्रृंखला अधिगम स्तर और दूसरा अशाब्दिक श्रृंखला स्तर। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, शाब्दिक में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ शब्दों के अनुसार सीखते हो। जैसे कि लिखा है, जब अधिगम में अध्यापक विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करना, यानी कि जो कोई भी आपका अध्यापक होता है वो विषय वस्तु कोई भी सब्जेक्ट को क्रम में बताता है, यानी कि शब्दों के अनुसार बताता है। और अशाब्दिक में क्या होता है, कोई भी आपका जो शिक्षक है या कोई भी जो आपको पढ़ा रहा हो चित्रों के अनुसार आपको समझाता है। तो देख सकते लिखा हुआ, अधिगम हेतु जब शिक्षक कोई भी विषय वस्तु को चित्रों या अन्य दृश्य साधनों को क्रमानुसार किया जाता है, जैसे किसी जीव के भ्रूण से वयस्क तक के विकास की अवस्थाओं को चित्रों द्वारा क्रम से प्रस्तुत करना। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है भ्रूण से वयस्क, यानी कि छोटे से जब कोई भी बड़ा होता है तो उसको चित्रों से दर्शाया जाता है। जैसे कि कोई इंसान है तो उसको बच्चा से लेके बूढ़ा तक कैसे दर्शाएगा, चित्रों के अनुसार। तो वही है इसमें फ्रेंड्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, यानी कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। तो क्या होता है ये यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम विभिन्न शब्दों को समझकर अधिगम करते हैं तो उसे हम शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली तथा भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। तो इस तरह से फ्रेंड हम समझ सकते हैं इसका। जैसे कि जो हमें पता है, तो जो भारत की राजधानी नई दिल्ली तथा भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, इसी अधिगम के अंतर्गत पाठ्यक्रम पुस्तकें रटते या स्मरण करते हैं। तो इसी को फ्रेंड शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुविभेदात्मक अधिगम स्तर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जब हम दो या दो से अधिक उद्दीपकों में अंतर करके अधिगम करते हैं तो उसे बहुविवेचनात्मक अधिगम स्तर कहते हैं। जैसे कनक का दो अर्थ होता है, सोना और धतूरा, वैसे ही यहाँ पे सेल का भी दो अर्थ होता है, कोशिका और बैटरी। तो इसी के बीच में अंतर जो हम करते हैं उसी को हम बहुविवेचनात्मक अधिगम स्तर कहते हैं। उसके बाद है संप्रत्यय अधिगम, जिसको हम कॉन्सेप्ट लर्निंग बोलते हैं। तो इसका देखिए क्या मतलब होता है। संप्रत्यय अधिगम स्तर को सर्वप्रथम 1964 ईस्वी पूर्वी में कैंडर ने उल्लेख किया था, लेकिन गैने ने इसे परिभाषित किया था और इसमें क्या कहा गया था, संप्रत्यय अधिगम स्तर वैसी अधिगम स्तर को कहते हैं जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका संप्रत्यय हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तब उसे हम संप्रत्यय अधिगम स्तर कहते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हो, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे हम किसी कुत्ते के बारे में पढ़ा तो उसके बाद हमारे मस्तिष्क में कुत्ते का संप्रत्यय का निर्माण होता है, यानी कि आप उसके बारे में पढ़ रहे हो और उसके दिमाग में उसका कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। उसके बाद 7 पॉइंट है सिद्धांत अधिगम स्तर, यानी कि प्रिंसिपल लर्निंग। जब हम विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा अधिगम करते हैं तब उसे हम सिद्धांत अधिगम स्तर कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ते होंगे क्लासेस में, जब आप कोई भी सिद्धांत या थ्योरी पढ़ते हो तो उसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त करते हो सिद्धांतों के द्वारा। जैसे ऊपर फेंकी गई वस्तु नीचे आकर गिरती है, तो ये किसका सिद्धांत है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। उसके बाद है समस्या समाधान अधिगम स्तर, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये इसको सबसे ज़्यादा कठिन स्तर बोला जाता है। यदि आपके सामने प्रस्तुत होने वाली प्रत्येक समस्या की समाधान यदि आप अपने बुद्धि चिंतन तथा अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं तो उसे समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। जैसे कि समस्या समाधान अधिगम स्तर अधिगम का सर्वश्रेष्ठ स्तर है। जैसे कि आपके सामने कुछ समस्या है और आप अपना बुद्धि चिंतन तथा अपनी शक्ति के द्वारा उसका समाधान करते हैं, तो यही आपका समस्या समाधान अधिगम स्तर कहलाता है। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, कंक्लूजन जरूर लिखना है, तभी आपका जो है पूरा राइट वे में आंसर कंप्लीट होता है। तो देखिए हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम के बिना जीवन संभव नहीं है। अपने अपने लक्ष्य आवश्यकताओं या जीवन यापन के लिए अधिगम की आवश्यकता पड़ती है। हम जानते हैं कि अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सब हमने क्या निष्कर्ष निकाला है, इसी में से आपको 1-2 पॉइंट लिख देना है। तो यही था फ्रेंड्स पूरा हमारा टॉपिक लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।